प्रणाम बच्चों। टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर लर्निंग विथ हिस्ट्री सेक्शन, चैप्टर नंबर 2, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। ओके बेटा, इन चैप्टर नंबर 1 यू ऑलरेडी लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। ओके, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बोला था बेटा कि हमारा पूरा का पूरा जो हिस्ट्री के 7 चैप्टर्स हैं वो एक तरीके से एक ही टॉपिक यानी हमारे जो हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसमें कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का अलग अलग सेक्शंस हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 में दिया है कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और फाइन आर्ट्स की हम बात करेंगे, यानी कि परंपरागत शैली में जो हमको हैंडीक्राफ्ट का फॉर्म या फाइन आर्ट्स का फॉर्म मिला है बेटा, यानी कि जो कला कारीगरी जो हुनर, बराबर ना, वो हमारे पर्टिकुलर सोसाइटी में हमको देखने को मिलता है, उसकी इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर बेटा एक तरीके से उन विशेषताओं के बारे में, उस हुनर के बारे में, उस काबिलियत के बारे में वन बाय वन हम बहुत सारे ऐसे आर्ट देखेंगे, क्ले आर्ट देखेंगे, विविंग आर्ट देखेंगे, क्लियर। हम वुडन आर्ट के बारे में बात करेंगे, हम एम्ब्रॉयडरी आर्ट के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम पेंटिंग, ड्रामेटिक आर्ट, डांस आर्ट और लगभग हम देखने जाएं तो फिर बाद में लास्ट टॉपिक में हम हमारे फोक डांसेस ऑफ गुजरात, ये सब कुछ बेटा एक तरीके से कला यानी कि आर्ट, ओके, इसके ही पर्टिकुलर अलग 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 तरीके के सेक्शंस है, बराबर। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा वो सारे हर तरीके के हैंडीक्राफ्ट और फाइन आर्ट्स के बारे में वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप, छोटी छोटी थियरीज के रूप में आपको बहुत कुछ समझाया हुआ है, क्लियर। हर एक टॉपिक अपने आप में सब कुछ जो उसमें एकदम स्पेशल रहा है, उस चीज को इस चैप्टर के अंदर उन पर्टिकुलर सेंटेंस को इंक्लूड किया गया है। अब देखो चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा, पहले तो यहाँ पे कुछ मीनिंग ही क्लियर हो रहे हैं, उन मीनिंग को पहले तो आप समझ लो कि क्लियरली कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ अ रिच कल्चरल हेरिटेज, इट इंक्लूड्स अ मटेरियलिस्टिक एंड जेनेटिकल हेरिटेज। ओके बेटा, यहाँ पे दो वर्ड्स आ गए, मटेरियलिस्टिक हेरिटेज एंड जेनेटिकल हेरिटेज। अब यहाँ पे उनके मीनिंग भी नीचे क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज मटेरियलिस्टिक हेरिटेज एंड व्हाट इज जेनेटिकल हेरिटेज। अब यहाँ पे क्लियर है कि अ चाइल्ड इनहेरिट्स द फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स बाय बर्थ इज नोन एज जेनेटिक इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पे दिख रहा है बेटा कि अगर कोई भी पर्टिकुलर बच्चा है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, यानी कि जिस पर्टिकुलरली एक तरीके के माहौल में हमारी परवरिश होती है और हमको फिजिकली और मेंटली जो कुछ भी हमारे पेरेंट्स से बाय बर्थ, ठीक है, जेनेटिकल वे में हमको मिलता है बेटा, हमारे जीन्स में है, जो हमारे परिवार के अंदर चला आ रहा है और हमारे पेरेंट्स के थ्रू हम में भी ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम जेनेटिकल इनहेरिटेंस कहेंगे। whereas the house, land, estate like a property is obtained from the ancestor is called the material heritage। या फिर पर्टिकुलरली हमारे जो एंसेस्टर है वो हमारे लिए हाउस, लैंड, एस्टेट ऐसा कुछ प्रॉपर्टी के रूप में जो हमारे लिए छोड़ कर जाते हैं, जिसको फिर आगे हम बढ़ाते हैं, तो वो मटेरियल हेरिटेज है। ठीक है बेटा, तो जेनेटिक हेरिटेज और मटेरियल हेरिटेज का यहाँ पे मीनिंग क्लियर होता है कि जो बाय बर्थ हमको हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिला है, जो हमारी जनरेशन्स में पास आउट होता चला आया है, जो हमारे जीन्स में है, वो जेनेटिकल इनहेरिटेंस है। जैसे कि मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको एक दो जगह पे ज्वेलर्स का एग्जाम्पल दिया था, फिर बहुत सारे ऐसे मैंने एंशिएंट इंडिया की जो पर्टिकुलर वर्ण प्रथा, उसमें हमने बताया था कि कैसे फैमिली बिजनेस होता था, उसी माहौल में परवरिश होती थी, एक तो बाय बर्थ तो वो चीज़ मिली ही रहती थी, लेकिन उसी माहौल में परवरिश होती थी, तो वो हुनर जो है हमारे अंदर, मतलब एक तरीके से बोलते ना कि वो कूट कूट के भर जाता था और हम उसमें माहिर होते थे। इस वजह से हमने आज भी देखा कि आज के समय में भी बहुत सारे ऐसी फैमिलीज है जो अपने पर्टिकुलर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने हुनर को बेटा आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये हम म्यूजिक आर्ट में भी देख सकते हैं, हम डांस आर्ट में भी देख सकते हैं, जहाँ पे उनकी 3-3 4-4 पुश्तें संगीत के साथ जुड़ी हैं, कहीं डांस के साथ जुड़ी हैं, कहीं पर्टिकुलर ड्रामेटिक आर्ट के साथ जुड़ी हैं। फिर विविंग, बहुत सारे वीवर्स फैमिली देखो आप। अभी हम इसी चैप्टर में जब हम पाटन की पटोड़ा, फिर बनारस की साड़ियाँ, कांजीवरम साड़ियाँ, जब इन टॉपिक को देखेंगे बेटा, तो इनमें बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है, पूरे के पूरे, मतलब हम विलेजेस के बारे में देखेंगे जहाँ पे हमको पता चलता है कि 800 साल 600 साल से पर्टिकुलर ये जो हुनर है इन पर्टिकुलर एरियाज में, और उस एरियाज में रहने वाली जो फैमिलीज है
जो वीवर्स फैमिली है उनके जनरेशन टू जनरेशन उनमें पास आउट होके चला आ रहा है, उनकी फैमिली में ये पास आउट होते हुए चला आ रहा है, और उनकी जो आगे की जनरेशन है वो भी उसमें इंटरेस्ट ले रही है और उसको बढ़ाती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो बहुत कुछ साथ में जुड़ा है, जो जेनेटिकल भी है और फिर जाके मटेरियलिस्टिक भी हम उसको देख सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं हम कि सिमिलरली वॉट एवर द मेन ऑप्टेन और क्रिएट विद हिज इंटेलेक्ट एंड द स्किल इज जनरली कॉल्ड द कल्चरल हेरिटेज। बराबर, हम पहले ही मैंने बहुत आपको डिटेल में चैप्टर 1 समझाया है, तो बार बार मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं है बेटा, कि देखो जो भी हमने हमारे इंटेलिजेंसी से बेटा, हमारे स्किल से हमने एक तरीके से एक संस्कृति की संरचना की है ना बेटा, उसको हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। इन द सेम मैनर ट्रेडिशन, कस्टम, रिचुअल्स एंड द स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल adopted by our ancestor is also known as cultural heritage। और इस पर्टिकुलर कल्चरल हेरिटेज में जैसे कि हम बार बार कल्चरल हेरिटेज के डेफिनेशन देखते हैं कि कल्चर इज द सम ऑफ, कल्चर इज द टोटल ऑफ वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन एंड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। तो यहाँ पे वो चीजें बार बार घूम घूम के आएंगी बेटा कि कल्चर क्या है। कल्चर एक तरीके से देखा जाए तो परंपराओं का, कस्टम्स का, रिचुअल्स का, रीति रिवाजों का, नीति नियमों का, और एक पर्टिकुलर माहौल में एक तरीके की लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, जो कि हमारे एंसेस्टर ने किया था, जो हमारी संस्कृति बन गई और जो हमारे जनरेशन में पास आउट होती चली आ रही है। इन एडिशन अदर मैटर्स लाइक एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रेड, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डेली लाइफ, festivals, entertainment, art and handicraft, belief and skills are also included in the cultural heritage। बराबर, बहुत सारी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं बेटा, जैसे कि एजुकेशन है, फार्मिंग है, ट्रेड है, रूल्स रेगुलेशन है, हमारी डेली लाइफ की जो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हमने अपनी लाइफस्टाइल बना ली है, हमारे फेस्टिवल्स हैं, एंटरटेनमेंट के तरीके हैं, आर्ट है, हमारा हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ पे बिलीफ की भी बात हुई है बेटा, जिसको हमने आस्था के उसके ऊपर परंपरा के गत तरीके से हमने मान लिया है। बराबर, ये हमारी मान्यता है, हम उसमें विश्वास रखते हैं। जैसे कि अभी अभी जस्ट हमने देखा कि किस तरीके से राम भूमि का पूजन हुआ बेटा, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था उस चीज के साथ जुड़ी हुई थी, हमारी बिलीव थी कि ये ही पर्टिकुलर वो प्लेस है जहाँ पे रामलला का जन्म हुआ था, तो हमको मंदिर उसी जगह पर चाहिए। मंदिर तो बहुत बड़ा दूसरी जगह भी बन सकता था, लेकिन लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई उस पर्टिकुलर कमरे, उस जगह की थी जहाँ पे सही में राम भगवान का जन्म हुआ था। लेकिन ये लोगों का मानना था, हजारों साल से लोग मानते चले आ रहे थे, और आखिरकार उस बिलीफ, उस मान्यता, उस आस्था की बेटा एक तरीके से फेथ की जो है जीत हुई, और आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब मंदिर निर्माण होने जा रहा है। तो यहाँ पे संस्कृति में हमारी बिलीफ यानी हमारी आस्था, हमारी मान्यताएं, ठीक है बेटा, ये भी बहुत मायने रखती हैं, जो हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती हैं। और स्किल बेटा, हम ये पूरा का पूरा चैप्टर है ना, ऐसे देखा जाए तो हम स्किल के बेस पे ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी। सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं कि इंडिया बीइंग एन एंशिएंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज इट्स बेस्ट ट्रेडिशन, सोशल वैल्यूज, डॉगमास, कस्टम एंड फैमिली सिस्टम। ठीक है बेटा, भारत अपनी पहचान इसी वजह से तो बना पाया है, उसकी परंपरागत शैली, उसके सामाजिक वैल्यूज, उसके डॉगमास, उसके कस्टम्स, उसके फैमिली सिस्टम, हमारी जो पारिवारिक हमारी जो रचना है बेटा, ठीक है। हमने आज भी हमारे भारत के अंदर हम देखते हैं कि नो डाउट ठीक है, थोड़ा हार्ड एंड फास्ट हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, छोटी छोटी फैमिली में अब हम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे भारत में बड़े परिवारों का कल्चर है बेटा। भले हम साथ में हमेशा नहीं रह पाते हो, लेकिन तीज त्योहार हर समय पे हमारा वो परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाता है। तो हमारी ये पारिवारिक रचनाएं बच्चा, हमारा फैमिली सिस्टम जो है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारी संस्कृति का यही हिस्सा है, जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ने हमको सिखाया है। सो इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज। देयर आर द रेफरेंसेस ऑफ 64 आर्ट इन अवर एंशिएंट लिटरेचर। ओके, कई बार मोस्ट टाइम पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि पर्टिकुलरली हमारे एंशिएंट लिटरेचर में बेटा लगभग 64 आर्ट्स के बारे में बताया गया है। ओके, तो मोस्ट आईएमपी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लेना। टोटल कितने रेफरेंसेस है बेटा आर्ट्स के? 64 आर्ट्स के रेफरेंसेस हमारे एंशिएंट लिटरेचर में, हमारे साहित्य में बताए गए हैं। दे आर द हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप, स्किल वर्क, कसाब वर्क, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, ड्रामेटिक आर्ट एंड डांस आर्ट एटसेट्रा। Our ancient currencies
were also valuable. Prosperity of India was main attraction for the visitors to attack India. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। हैंडीक्राफ्ट है, कसाब वर्क है, आर्ट है, ड्राइंग है, ड्रामेटिक आर्ट है, डांस है। इसके साथ साथ बेटा हमारी एंशियंट करेंसी, ठीक है, भारत में हमेशा सोने चांदी फिर कांसे इन सिक्कों का चलन रहा है। शुरू से ही हमारी करेंसी काफ़ी वैल्यूएबल हुआ करती थी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक तो हमारा कंट्री काफ़ी रिच सोने की चिड़िया माना जाता था, कहीं ना कहीं उसका ये रिच और प्रॉस्परस फॉर्म ही हमेशा दुनिया को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता था। देन our particularly today the education of yoga has been considered as a part of a cultural heritage which has been accepted by a whole world. Consequently, 21st June is celebrated as the World Yoga Day in the whole world. Okay, remembering this particular डेट और द मंथ 21 जून बेटा वर्ल्ड योगा डे। ओके, अब तो आप लोगों को कम्प्लीटली ये याद रह गया है, लेकिन फिर भी कई बार मैचिंग है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, उसमें माइनर सा चेंजेस करके पूछा जा सकता है बेटा वर्ल्ड योगा डे। तो आपको डेट जो है कम्प्लीटली याद रखनी है। ओके, 21 जून वर्ल्ड योगा डे। यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री जी ने जाके मतलब ये बात रखी थी और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर ही ये तय हो गया कि वर्ल्ड हमेशा दुनिया जो है 21 जून को योगा डे के रूप में हमेशा जो है एक तरीके से सेलिब्रेट करेगी। अभी जस्ट किया ही गया था जून मंथ में, ठीक है, ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं गया है और हर साल हमारे स्कूल में भी अब मनाया जाता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं योगा डे के बारे में। लेकिन योग जो है बेटा हमारे ऋषि मुनियों की मतलब एक तरीके की देखा जाए तो उनकी दिनचर्या का एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, हर तरीके की उस चीज़ के लिए वो ऋषि मुनि जो है बेटा एक तरीके से अपने आप मतलब हर चीज़ में उनका कंसंट्रेशन योग की वजह से देखने को मिलता था। आज भी देखो कि अगर हमको धीरे धीरे अब वर्ल्ड वापस से योग की तरफ मुड़ रहा है बेटा, भारत है ना, बीच का हमारा एरा ऐसा गया, मैंने अक्सर आपको बोला कि हम बहुत सारी चीज़ें भूल गए थे बेटा, फिर हमने उसको याद करना शुरू किया कि अरे ये तो हमारी संस्कृति की कितने अच्छे मतलब कहीं ना कहीं दुनिया ने हमको बताया कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत कुछ ऐसा है जिसकी तुमने कदर नहीं की। क्लियर, कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी कुछ खामियां और गलतियां हैं जिसको हमें मानना चाहिए। पर बेटा एक दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है, जैसे यूरोपियन नेशन में कई बार ये चर्चा होती है, बीच में ऐसा था कि भाई योग के जो है कुछ 120 टाइप के कुछ पेटेंट्स रजिस्टर कराए जा रहे थे यूरोपियन नेशन के थ्रू, लेकिन भारत ने उस पर कुछ आवाज़ भी उठाई थी कि भाई योग तो जो है हमारे वेदों पुराणों में अगर आप देखें तो इसका उल्लेख हजारों साल से चला आ रहा है। ये तो हमारी जो है दिनचर्या का मतलब एक तरीके का हमारी जो सुबह की शुरुआत ही इससे होती है। हमारे पूजा पाठ के तरीकों में भी योग दिखाई देता है, ठीक है, हमारे जो मतलब अलग अलग क्रिया हैं बेटा जिसमें जैसे हम कर्म को भी कर्म योग कहते हैं, तो योग तो हमारी संस्कृति में हमेशा हमारे कर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ, हमारे कार्य के साथ, हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस पे बहुत लंबी चौड़ी बहस होती है बेटा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ ऐसी कमियां रहेगी बेटा जिसकी वजह से हम पुरानी चीज़ों को बहुत प्रॉपरली प्रूव नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही मतलब वो गलतियां हैं कि हम हमारी जो विरासत थी बेटा उसको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो उसकी इम्पोर्टेंट थी वो छूट गई। और हर तरीके से तो देश रिस्पॉन्सिबल नहीं है बेटा, क्योंकि लगभग 1000 साल हमने तरह तरह के आक्रमणों को बर्दाश्त किया जिसकी वजह से ये हुआ। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। इस पे मैं क्योंकि आगे भी बहुत कुछ बोलना है तो एक ही टॉपिक पे इतना सारा नहीं बोलूंगी, ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ तो आप समझ चुके हो। अब इसके बाद अब आ जाते हैं बेटा कि आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिशंस। देखो, द ब्यूटी ऑफ द इंडियन कल्चरल हेरिटेज इज लेइंग इन द ट्रेडिशन आर्ट ऑफ इट्स आर्टिशंस। दे हैव द स्किलफुली developed varied lifestyle of the people through their remarkable art and handicraft industries, weaving in the embroidery, wooden art, clay work, drawing, painting, leather industries, enamel work, sculpture, architecture, work, diamond related aesthetic workmanship and knitting work have their unique identity in India. ये जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक्स आप देख रहे हैं बेटा, विविंग है, एम्ब्रॉयडरी है, वुडन आर्ट है, ये सारे टॉपिक वन बाय वन हम देखने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में सारे टाइटल्स दे दिए गए हैं। अब उन टाइटल्स के हिसाब से हम हमारे चैप्टर का एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट है बेटा आर्ट ऑफ क्ले वर्क, माटी काम जिसको हम कहते हैं ना, हम तो ये भी मान के चलते हैं कि इंसान खुद एक माटी की मूर्त है, बराबर। तो बहुत ही सुंदर सी लाइनें यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लाइन में ही दी हैं
कि मैन एंड द क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशिएंट टाइम। ठीक है बेटा, हम मिट्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं बेटा, कि द होल लाइफ ऑफ द मैन रिवॉल्व्स अराउंड इट फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। हमारा जो पूरा जीवन है बेटा, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सेंटेंस दिया है, क्रेडल टू द ग्रेव। एक तरीके से देखा जाए बेटा, क्रेडल यानी कि झूला है ना, हमारा जन्म होता है तो वहां से लेके मिट्टी, उससे लेकर ग्रेव यानी कि जब तक हम हमारी मृत्यु होती है फिर हम मिट्टी में घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ हमारी जर्नी जो है, हमारे बर्थ से लेकर हमारे मृत्यु तक बेटा, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो पूरी हमारी जर्नी है, ये मिट्टी से ही शुरू होती है बेटा और मिट्टी में ही विलीन हो जाती है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मेटल, क्ले थिंग्स were used to abundantly. Toys, pots, pitchers, earthen lamps, clay stoves, chulas, claywares were made by the potters to store the grains, milk, ghee and buttermilk. Maximum kitchenwares were made up of clay. क्लियर बेटा, जब तक मेटलिक एज स्टार्ट नहीं हुई थी, हमको पता है कि हम स्टोन एज में जीते थे, यानी कि स्टोन एज के फॉर्म में क्ले आ गया। पुराने समय से हमने देखा है, हम मिट्टी के बर्तन हमारे घर में स्टोर हाउसेस के अंदर या फिर घर की कोई भी सामान चीज़ों को स्टोर करने के लिए हम अक्सर मिट्टी की चीज़ों को यूज़ करते थे। जो पॉटर्स होते थे वो तरह तरह के साइज, शेप, स्ट्रक्चर के अलग अलग पॉट्स बनाते थे बेटा, बड़े भी होते थे, छोटे भी होते थे। फिर मिट्टी का चूल्हा होता था, आपने गांव में देखा होगा, कभी कभी खेल खेल में आप भी बना लेते हो, है ना, चिकनी मिट्टी अगर मिलती है तो छोटा सा चूल्हा बनाते हैं। हम तो जब छोटे थे ना स्कूल में, तो स्पेशली हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का जो होता था पीरियड, तो उसमें कई तरह के अलग अलग एक्टिविटीज करवाते थे। उसमें साल में एक दो बार ऐसा भी होता था कि हमको मिट्टी की चीजें बना बना के ले जाने जाती। हम छोटे छोटे फ्रूट्स के डिजाइन बनाते थे, चूल्हा बनाते थे, बर्तन बनाते थे, हांडी बनाते थे। ये सारी चीजें हम मिट्टी की बनाते थे और फिर उसको एक लकड़े के तख्ते के ऊपर रख देते, क्योंकि थोड़ी गीली होती थी, फिर वो सूख जाती थी। फिर उसी तख्त के साथ हम उसको स्कूल में लेकर जाते थे। तो मतलब अभी भी आप खेल खेल में जब छोटे रहे होगे तो आपने भी ये सब काम किए ही होंगे। तो चूल्हा है बेटा, मिट्टी का तवा होता है, मिट्टी की हांडी होती है, स्टोर करने का सामान है। फिर घी, दूध बेटा, दही है, बटर मिल्क है, छाछ है। आज भी आप हमारे गांव में चले जाओ तो देखने को मिलता है। कोलकाता है, नॉर्थ इंडिया है, वहां पे जाओ, आपने कुल्हड़ देखा होगा जिसमें हम चाय पीते हैं ना, छोटे छोटे कुल्हड़ मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे। नॉर्थ इंडिया में जाओ आप, यूपी बिहार की तरफ, बड़ी ही सौंधी सौंधी सी मिट्टी की खुशबू आती है और उसमें से चाय पीने का जो मजा आता है ना, वो मजा तो मतलब आप देखो तो बस वो, मुझे तो मेरा वो बचपन याद आ जाता है। अभी ताजा ताजा ये सब अयोध्या अयोध्या वाला हुआ है, तो मुझे तो बड़ा मजा आता है इन चीजों को याद करके। जब मैं छोटी थी तब हम जाते थे ट्रेन में, तो कुल्हड़ में जब चाय मिलती थी तो मैं सारे कुल्हड़ ना धो धो के इकट्ठा कर लेती थी। और फिर गांव जाते थे हम, तो फिर वहां पे इकट्ठा किए हुए उन कुल्हड़ों से हम खेलते थे, क्योंकि काफी छोटे थे, बच्चे होते तो ये सब एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो आज भी देखो, फिर आप अगर अब बंगाल में चले जाओगे बेटा, तो वहां पे मिठाई से लेके दही से लेके हर चीज, छोटी छोटी कुल्हड़ होती है, मिट्टी की मटकी जैसा होता है बेटा, छोटा सा, आपने देखे होंगे कुल्हड़, और उसमें ही वो दिया जाता है। तो आज भी कहीं ना कहीं हमारे ओल्ड ट्रेडिशन को जिंदा रखने की कोशिश की गई है। तो ये क्ले आर्ट बेटा, ठीक है। तो हमारा जीवन बेटा इसी के आसपास है। फिर हमारे घर बेटा जो कि मिट्टी के बने रहते थे। अब यहाँ देखो कि द वॉल्स ऑफ द हाउसेज लाइक कुबाज हट्स वेर प्लास्टर्ड बाय द पेस्ट ऑफ काउडंग एंड क्ले। ये अक्सर जो हमारे गांव के जो कच्ची मिट्टी के बेटा पहले घर हुआ करते थे, अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं बेटा। कई बार आप न्यूज़ में कभी कभी कुछ टॉपिक के ऊपर जब चर्चाएं होती हैं और गाँव की तरफ आप देखो, इवन हमारे गुजरात में भी है, ऐसा नहीं है कि अभी मिट्टी के घर बिल्कुल खत्म हो गए हैं, गाँव में से आज भी हैं और बड़ा मजा आता है उन घरों में रहने में। काउडंग बेटा, गोबर, गोबर और मिट्टी, ये दोनों का जो प्लास्टर होता है, पेस्ट होता है, वो तैयार किया जाता है। फ्लोर भी उसी से बनती है, वॉल भी उसी से बनती है, रूफ भी उसी से बनता है। तो कहीं ना कहीं बेटा एक तरीके से देखा जाए तो ये प्लास्टरिंग करने के लिए नेचुरल चीजों को यूज किया जाता था। कच्ची मिट्टी की ईंटें बनती थी, वो भी मिट्टी की रहती थी, फिर उसके ऊपर गोबर से जो है प्लास्टरिंग कर दिया जाता था। वी हैव गॉट मैनी क्ले यूटेंसिल्स ऑफ द रेड कलर दैट बिलोंग टू द लोथल, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा कल्चर ऑफ एंशिएंट टाइम। और फिर लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बेटा लाल मिट्टी की चीजें जो है ज्यादा देखने को मिली है, खास करके बर्तन। Potter's wheels is considered to be the best device of clay work in the ancient India. In present time, also we can see the garba like a pitcher having the holes containing the earth lamp inside in Navratri. अब बेटा पॉटर्स व्हील,
दुनिया का सबसे फर्स्ट इन्वेंटेड अगर मशीन माना जाए ना बेटा कुछ, तो वो है पॉटर्स व्हील। इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं था। दुनिया ने अपना जो डेवलपमेंट का एक सर्कल, जो उसका व्हील, जो उसका पहिया चलना शुरू किया ना बेटा, वो इसी पॉटर्स व्हील से शुरुआत हुई थी। तो ये बात हमारे लिए समझने वाली है। ओके, अगर ये नहीं बनता तो पता नहीं हम, नो डाउट पता नहीं हमारा डेवलपमेंट कहाँ तक होता, हम कहीं आगे बढ़ते या नहीं बढ़ते। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, इंसान ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा इन्वेंट किया है। उसमें सबसे पहला जो उसका सबसे बेस्ट इन्वेंशन था वो था पॉटर्स व्हील, बराबर, जिससे उसने अपने जीवन को बहुत सारे अलग अलग तरीके के फील्ड में आसान बना लिया। बराबर, उसके जीवन के अंदर मतलब एक तरीके का इजीनेस जो है वो पॉटर्स व्हील की वजह से ही आया, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीजें बनाना फिर आसान हो चुका था। ओके, अब इसके बाद एक फेस्टिवल का जिक्र आ जाता है बेटा कि नवरात्रि के अंदर हम देखते हैं वो जो घड़ा होता है मिट्टी का बना हुआ, बराबर ना, घड़ा रहता है बेटा, घड़े के अंदर दिया जलाया रहता है, फिर सर के ऊपर वो ओढ़नी के ऊपर इसको रख के ना, जो लेडीज होती हैं हमारे गुजरात के अंदर, वो सर पे ये जो है पिक्चर जो होल रहते हैं उसमें उसमें से दिए का उजाला दिखता रहता है, और सर पे रख के वो लोग फिर गरबा घूमते हैं ऐसे अम्बे माँ का, जो बीच में मांडवी होती है, मंदिर रहता है बेटा, पहले लकड़ी का हुआ करता था, फिर आप लोग वो गब्बर बनाते हो ना मिट्टी का, तो मांडवी हमेशा एक प्लेन मैदान में बीच में बनाई जाती है बेटा। तो गरबा खेलने का ये हमेशा से पुराना तरीका रहा है। और औरतें होती हैं, ये जो मटकी है इसको गरबो कहा जाता है, बराबर ना बेटा। ये गरबो जो है, इसी गरबो से वर्ड आया गरबा। ओके, तो आप इसको समझ सकते हो बेटा कि ये गरबो जो होता है, यानी ये मटकी को ही गरबो कहा जाता है। जो नवरात्रि के टाइम पे जो लेडीज होती है वो अपने सर पे रख के बेटा सर्कुलर घूमती है मांडवी का, तो उसमें अर्थन लैंप रखा रहता है, दिया प्रज्वलित होता है और माँ जगदम्बे की जो है आराधना की जाती है। फिर देखो आगे है कि इंडिया वॉज द फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द बैग्ड यूटेंसिल्स ऑफ द बैग्ड क्ले एज वेल एज द अनबैग्ड क्ले टेराकोटा सिंस एंशिएंट टाइम। ठीक है, भारत में शुरुआत से बेटा कच्ची मिट्टी और पक्की मिट्टी दोनों तरीके के बर्तन बनाए जाते थे। काफी हुनरमंद कारीगर होते थे, और काफी देशों में हम इसको एक तरीके से देखा जाए तो एक्सपोर्ट भी करते थे। This is known by seeing the remains of the old and handmade clay utensils from the Nagarjun Kund in the South India and Lagganj in the Mehsana district। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैंडमेड क्ले यूटेंसिल्स के जो प्रूफ है बेटा, हमको एविडेंस जो है वो नागार्जुन कुंड जब एक तरीके से पर्टिकुलर उसको बनाने का प्लान स्टार्ट हुआ था बेटा, तो वो साइट जब खोदी जा रही थी उस समय मिले थे। और हमारा जो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट है उसके लागंज में भी इस तरीके के बर्तन हजारों साल पहले के फाउंड हुए हैं, जो बताते हैं कि उस समय भी लोग बैग्ड और अनब्लैक्ड दोनों ही तरीके की मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर हुआ करते थे। ओके, अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट ऑफ विविंग, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आर्ट ऑफ विविंग के बारे में देखेंगे। थैंक यू।